नमस्कार साथियों आज है 16 अक्टूबर। आज आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस से 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, एक्यूरेट आंसर के साथ। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से। यक्षगान जो लोक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक है। आपने बिल्कुल इसका राइट आंसर किया होगा क्योंकि रटा रटा क्वेश्चन है। देखिए, यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है और जो अगर महत्वपूर्ण बात इसके बारे में बताएं आपको, जो है इसको बयालतम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, यक्षगान को बयालतम के नाम से भी जाना जाता है। केरल का जो कथकली होता है ना, जैसे केरल में कथकली, कथकली का मतलब क्या होता है? कथा कहना। अक्सर कथकली के बारे में पूछा जाता है, कथकली कथकली क्यों कहते हैं? कथकली का मतलब क्या होता है? कथा कहना। ठीक है, तो जैसे केरल का कथकली है ना, वैसे ही कर्नाटक का यक्षगान है। ठीक, यक्षगान को आमतौर पर संध्या काल से सुबह तक प्रस्तुत किया जाता है, मतलब रात भर एक चलने वाला कार्यक्रम होता है। खुली आसमान के नीचे थिएटरों में ढोल की थाप पर कलाकार नाचते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो परंपरागत रूप से जो है सारी की सारी भूमिकाएं यक्षगान में पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, 28 जुलाई 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। देखिए, जो ये टूर्नामेंट है ना, मतलब जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम जो है, ये 4 साल के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, तो 2022 में जो मेजबानी मिली थी वो इंग्लैंड को, बर्मिंघम इंग्लैंड को मिली थी। आपसे शुभंकर भी पूछा जाता है, तो पेरी, ठीक है, पेरी जो है ये बर्मिंघम का क्या था? आधिकारिक शुभंकर था पेरी। ठीक है, अच्छा, वो पदक की अगर बात करें, भारतीय एथलीटों ने क्या किया, तो भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते इस खेल में, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? ठीक है, देखिए बार बार केलुचरण महापात्र से क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, और इसके पहले जो भी मैंने एनालिसिस कराया था उसमें मैं बार बार इस चीज को बता रहा था कि ये चीज भैया पूछा जाता है और आज पूछ ही लिया कि उड़ीसा से जो है उस ओडिसी नर्तक का नाम बताइए, पहले ओडिसी नर्तक का नाम बताइए जिसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो है केलुचरण महापात्र। आपको जो है 2000 में, ठीक है, कब? सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य को लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई थी केलुचरण महापात्र ने। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार और 1988 में पद्म भूषण जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी में किस फसल का उल्लेख नहीं मिलता है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो तंबाकू इसका राइट आंसर होगा। देखिए, वैसे आईने अकबरी जो है ना, आईने अकबरी में किसी खास फसल का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना, इस किताब में जो फसलें हैं उनकी पैदावार कितनी है, उसकी कीमत कितनी है, मजदूरी कितनी है, मतलब राजस्व से जुड़े जो सांख्यिकी आंकड़े हैं ना, विवरण है, वो आईने अकबरी में है। ठीक है, किसी विशेष खास फसल के बारे में इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चांचर और बंजर। ठीक है, आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल के लंबे दस्तावेज अकबरनामा, अकबरनामा मतलब अकबर का लेखा जोखा का अंतिम भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था? इसका जो राइट आंसर है वो है मौर्य साम्राज्य। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य करीब 321 से 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य का जो केंद्र था ना, वो पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान समय में पटना कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंदवंश को खत्म किया था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने लगभग 297 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला था। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सबसे महान सम्राट थे। उन्होंने बड़े पत्थर के स्तंभों पर शिलालेख जारी किए थे। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अभी पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है हुगली नदी। ठीक है, फोर्ट विलियम
पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ है। यह किला इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। इसका निर्माण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक ये राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद इसमें है। ठीक है, संविधान का जो भाग 6 है, अध्याय 3 है, ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इसमें राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका शामिल है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य की योजना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 4 इसका राइट आंसर है, 4 बार। ठीक है, पंडित रविशंकर को 4 बार ग्रैमी का अवार्ड मिल चुका है। कब कब? साल 1968 में बेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी मिला था। साल 1973 में द कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए मिला था। साल 2001 में फुल सर्कल कार्नेगी हॉल 2000 के लिए मिला था। अपने निधन के 2 महीने बाद द लिविंग रूम सेंसस पार्ट 1 के लिए भी आपको ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया था। ये 4 में जो आपको बताया मैंने ना, चारों को नाम के साथ और साल के साथ वर्षों के साथ आपको याद में रखना है, क्योंकि ये अलग अलग भी इनसे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 2013 में जो है पंडित रविशंकर को ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक, ये सारी बातें आपको बता दी मैंने। जो है जो एक्स्ट्रा फैक्ट महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैडमिंटन में लव शब्द का क्या अर्थ है। लव शब्द का अर्थ ये है कि खिलाड़ी ने कोई भी पॉइंट अर्जित नहीं किया, उसका पॉइंट क्या है? 0 है, मतलब 0 अंक या कोई स्कोर नहीं। बैडमिंटन के अलावा टेनिस है, टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी 0 अंक के लिए लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया कि C2H6 का आईपीएसी नेम किसको बोलते हैं? इथेन। इथेन क्या है? एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। मानक तापमान और दबाव पर यह एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है। अगला प्रश्न है कि ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है? मोनिका सेलेस इसका राइट आंसर है। मोनिका सेलेस की ऑटोबायोग्राफी है गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई गेम माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ। ठीक है, पुस्तक का पूरा नाम है। मोनिका सेलेस का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पापुआ न्यू गिनी के अलावा किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार प्रदान किया? तो फिजी इसका राइट आंसर है। वैसे पुरस्कार तो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे मुस्लिम देशों ने भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे देशों ने पुरस्कार दिया है, लेकिन ये पापुआ न्यू गिनी जब आप गए थे तो वहां पे पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने दोनों दिया था, तो फिजी आपका ऑप्शन में था, जिसका राइट आंसर फिजी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? तो शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर है। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। पुराने किले का निर्माण 1533 से 1538 के बीच महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस परत को निफे कहा जाता है? कोर को निफे कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है, सबसे भीतरी परत को ही निफे कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। यह परत मुख्य रूप से निकल और लोहे से बनी होती है। तो निकल और लोहे का जो शब्द है ना, इसका जो पहला अक्षर है उसी को मिला के मतलब NIFE, ठीक है, इसी को मिलाकर निफे बोल दिया गया है, निफे बना दिया गया है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इस परत में गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। केंद्रीय कोर में बहुत ज्यादा तापमान होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का मुख्य कारण यही परत होती है। इस परत में चुंबकत्व बहुत ज्यादा होता है, मैग्नेटिज्म पावर बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में खनिज नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1993 इसका राइट आंसर है। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसे खनन क्षेत्र के उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, नहीं अगला प्रश्न नहीं है, चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई
तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।